नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज का बड़ा सवाल आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। सवाल ये कि क्या डील होगी या युद्ध होगा। ईरान और अमेरिका के बीच सस्पेंस अपने चरम पर है। सीजफायर की घड़ी टिक टिक कर रही है और हर गुजरता मिनट दुनिया को एक नए मोड़ की ओर धकेल रहा है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता बुधवार को होने वाली है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से अब तक चेहरा साफ नहीं हुआ है। ये भी अपने आप में बड़ा संकेत है। दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह झुके, जबकि ईरान कहता है कि धमकी के साए में कोई समझौता नहीं होगा। यानी टेबल सजी है लेकिन कुर्सियां अब भी खाली है। दरअसल ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि वर्चस्व की और भविष्य की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म हो, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और ताकत से कोई समझौता नहीं करना चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है। ऐसी डील जिसमें ईरान की कमर टूट जाए, यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह तबाह हो जाए और ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ जाए। लेकिन तेहरान का जवाब भी उतना ही सख्त है, हम झुकेंगे नहीं। ईरान के मुख्य वार्ताकार यहां पर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान के पास नए पत्ते हैं। ये बयान 2 हफ्तों की युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले आया है। आपको बता दें, जिसमें गालिबफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते दिखाने की तैयारी कर ली है। अब सवाल ये कि अगर दूसरे दौर की बातचीत भी फेल होती है तो क्या जंग पार्ट 2 और भी ज्यादा घातक होगा। आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट होंगे, जानेंगे कि ईरान जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां, कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर है, जो स्थिति है, वो किस तरीके से नजर आ रही है। जल्दी से आपको दिखाते हैं इस वक्त ईरान अमेरिका वार्ता अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट सामने आया है। हाई लेवल डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स इस वक्त आपको बता रहे, यूएस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप में अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस हिस्सा लेंगे और वो सामने आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मौजूदगी संभव है। जेरेड कुशनर दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। स्टीव विटकॉफ को लेकर बता दें, ये भी एक अहम पद संभालते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी है, लिहाजा इन दोनों को भी प्रतिनिधि के तौर पर रखा गया है। अब दौरे से पहले इस्लामाबाद में हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी बताई जा रही है, जिस तरीके से पहली दौर की वार्ता में हुआ था। ईरान की ओर से मोहम्मद बागेर गालिबफ नेतृत्व कर सकते हैं। स्पीकर को भेजा जा सकता है। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा, जो वार्ता के लिए पहुंचेगा, उनमें सबसे मुख्य रूप में गालिबफ का जिक्र हो रहा है। अगर जेडी वेंस शामिल होंगे तभी हाई लेवल भागीदारी होगी, तभी हाई लेवल मीटिंग मानी जाएगी और तभी ईरान कहीं ना कहीं राजी होगा इस बातचीत के लिए। ईरान का सख्त रुख धमकी में बातचीत नहीं होगी, जो धमकाने वाले अंदाज में एक तरफ अमेरिका अपना रुख रख रहा है, उसके साथ साथ अगर आप चाहें कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वो होने वाला नहीं है। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में पहले भी बातचीत हुई थी जो कि फेल हो गई थी। अब दूसरे दौर की वार्ता है। कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था, फेल रही थी पहले दौर की वार्ता, बेनतीजा रही थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर उल्लंघन के आरोप इसके बाद लगाए कि इस वार्ता के बाद फिर से सीजफायर उल्लंघन हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर का इस बीच दावा भी सामने आया। दावा क्या है अब वो जानिए। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर ने इस बीच दावा किया है कि इस युद्ध की स्थिति में ईरान फिलहाल युद्ध चाहता ही नहीं है। ईरान शांति चाहता है, पीस चाहता है। फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसमें ईरान का कोई कॉल नहीं है। ये थोपी हुई जंग डोनाल्ड ट्रंप द्वारा है, लेकिन खुद को मजबूत स्थिति में मानता है ईरान और यही वजह है कि इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और क्रूशियल है। जरूरत पड़ी तो फिर से युद्ध के लिए तैयार होंगे।
ये भी कहा गया है। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सख्त बयान है उसमें जिस तरीके से रुख जो है रखा गया, बयान चर्चा में आ चुका है। चेतावनी बनाम वास्तविक कार्रवाई जो है सवालों के घेरे में है। साथ ही चक शुमेर का बड़ा बयान जो इस बीच सामने आया है। डेमोक्रेट्स एक बार फिर से वोटिंग करवाएंगे। अब अमेरिका में सियासी टकराव भी बढ़ रहा है, अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में। इन तमाम तस्वीरों को हमने आपको दिखाया, साथ ही साथ दिखाया था कि सैनिकों की तरफ से, इनके परिवारों की तरफ से भी किस तरीके से अपील की जा रही है। अब इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपको। बड़ी वॉल पर नजर आ रहे होंगे, हमारे साथ एस के मालिक सर जुड़े हुए हैं, भूषण दीवान जी हमारे साथ है, राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का एक एक करके रुख करूंगी। स्वागत तहे दिल से सबसे पहले करूंगी, और सवाल मेरा पहला दीवान सर आप ही से, डील या महायुद्ध, कल क्या होने वाला है? बुधवार का सवेरा जब आएगा वो दिन नया आएगा, क्या नई उम्मीदें आपको हो रही है? धन्यवाद ऋतु जी, जय हिंद आपको, रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए, ये नूरानी कुश्ती चल रही है, बयानबाजी से काम चल रहा है। मेरा ख्याल है ये दोनों चाहते हैं, अमेरिका तो ज्यादा बेताबी से चाहता है कि युद्ध आगे ना बढ़े। तो मैं नहीं समझता हूं अगर आज या कल वार्ता होती है, नहीं होती है, 22 अप्रैल तक तो डेट है ही। तो मुझे तो जहां तक लगता है, मेरा अंदाजा ये है कि ये सीज फायर जो आगे बढ़ जाएगा, चाहे ट्रम्प कुछ कहते रहे सीज फायर नहीं, 22 तक काम नहीं हुआ, सुलह नहीं हुई तो हम तबाही मचा देंगे, ये सब बयानबाजी है, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तरीका है प्रेशराइज करने का। और पर बात ये है कि ये बातें कुछ भी हों तो ईरान का रुख बिल्कुल मैं समझता हूँ सही है कि आपने 11 अप्रैल को जब बात हम कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो यहाँ बातें हो रही थी, आपने पीछे से 2 वॉरशिप्स स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के अंदर भेज दिए, और उसके बाद धीरे 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 आपने पूरा जखीरा वहां खड़ा कर दिया अपने युद्ध पोतों का। तो अभी आप हटिए पहले तो हम फिर हटेंगे, इस वाली बात को, इस बात पे बात चल रही है। अब यही बात रुकी हुई है, इस पे न्यूक्लियर वगैरह की बात तो बाद में आएगी। इमीडिएट तो दुनिया तो इसी वजह से सकते में है, और यही मेन मुद्दा हो रखा है। तो देखिए क्या होता है। मेरा ख्याल है आज जो आ रहे हैं बांस बड़ी मुश्किल से, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना हो रहा है दोनों तरफ से। अभी देखिए कब आते हैं वो वांस साहब, आते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन आती है, कहा अब ये भी जा रहा है, ईरान की आधी डेलीगेशन आ चुकी है वगैरह वगैरह। पर मुझे लगता नहीं इससे कुछ निकलेगा खास, क्योंकि दोनों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, दोनों ने, मतलब ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। तो ये जहां तक मेरा ख्याल है सीज फायर आगे बढ़ेगा। और क्योंकि मेरी समझ में ईरान तो इन धमकियां सुन के, बंदूक कनपट्टी में रख के सुलह करो नहीं तो हम तो उड़ा देंगे वाली बातों से ईरान तो बिल्कुल ना खुश है, ना ना आप भी होंगी मैं भी हूँ, करना नहीं चाहेगा। पर फिर भी वो आ गए हैं कि उन पे ब्लेम ना आए। भाई अमेरिकन डेलीगेशन तो पहुंच गई थी, उच्च अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह पहुंच गए थे, आप तो आते नहीं हो, तो इसलिए आ गए हैं वो। कोई मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा खास, खाली एक दिखावा दोनों तरफ से चल रहा है रितु जी। एब्सोल्युटली दीवान सर, और हमारे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, एस के मलिक सर। आपकी नज़र से अगर हम समझे तो ये कूटनीतिक ट्विस्ट क्या आने वाला है, अब इस दौर की वार्ता के साथ क्या होने वाला है? रितु जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जो दोनों की तरफ से अभी पाकिस्तान के अंदर दोनों पार्टियां आई हुई हैं, और जो हम उम्मीद लगा रहे हैं कुछ बातचीत होगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हो जाएंगी। तो हो क्या रहा है कि जैसे दीवान सर बोले थे, ये बात वही है कि दोनों पार्टियां एक तरह से कोरम पूरा कर रही हैं, और वो ये आ रही है, अमेरिका ये चाहता है कि यह निश्चित रूप से इसमें कुछ एक सम्मानजनक स्थिति ऐसी आए जहां पे बातचीत की सके और युद्ध को रोका नहीं तो कम से कम आगे बढ़ाने का ग्राउंड मिल सके। और इसी के साथ ईरान ने यह पहचान लिया है कि जो नब्ज है अमेरिका की, वो थोड़ा जल्दीबाजी की है कि इसको युद्ध को रोका जाए। अब इस सिलसिले में ईरान ने अपने पोजीशंस को हार्ड करके रखा है। ये बात बिल्कुल बात सही है कि अमेरिका की धमकी देना कि आप मेरे साथ या तो आप ट्रूस कीजिए और समझौता कीजिए, नहीं तो हम बम्बार्डमेंट कर देंगे। देखिए, ट्रंप साहब ने अपनी पूरी रिलायबिलिटी तो गंवा दी है बोल बोल के। इस इंसान को पता नहीं ऐसी क्या बीमारी है कि जितना बोलते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का इन्होंने एक रिलायबिलिटी फैक्टर है ना, उसको 1 से लेके 0.1 पे लेके आ गए हैं ये।
अमेरिका के राष्ट्रपति तो ऐसा होता था पहले कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज जारी किया और उसके बाद उसका पूरी दुनिया में उसकी एक तरह रिपल्स इफेक्ट आता था। अब ये क्या बोलते क्या नहीं बोलते दुनिया ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ, इतना जरूर उनको फायदा मिलता है, कभी कभी मिला है कि ये बोलते कुछ है और उसकी एवज में दुनिया बातचीत करने लगती है और ये कुछ और कर डालते हैं। ये जरूर इनको कभी कभी फायदा मिलता है, जिसको टेक्टिकल फायदा भी कह सकते हैं। आज की डेट में चूंकि दोनों पोजीशंस की दोनों साइड की पोजीशंस इतनी हार्ड है, तो इसमें क्या अमेरिका उनसे कंसेशन ले पाएगा? देखिए, मुझे एक चीज बताऊं मैं आपको, एक्चुअली मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम सच में एक रीजन है अटैक करने का? देखिए, न्यूक्लियर पोजीशन ऐसी है, न्यूक्लियर फिजिल मटेरियल, वहां पर आज भी 3% से 3.5% की जो एनरिचमेंट पे ऑलरेडी एक उनका पावर हाउस जनरेशन चल रहा है। रशिया उसको मदद कर रहा है बुशेयर के अंदर, 2011 से चल रहा है, लगातार चल रहा है। देखिए, अगर उनको न्यूक्लियर बम लेना होता तो चाइना बैठा है और नॉर्थ कोरिया बैठा है, और नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ तो उनकी ऑलरेडी मिलिट्री हार्डवेयर के, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के उनके समझौते चल रहे हैं कुछ छुपे। तो ये चीज न्यूक्लियर बम उनको अगर लेना होता तो कभी कभी ले भी चुके होते इस बात को। और एक दिन सडनली दुनिया जानती है कि इजराइल ने कहां पर कितना जो न्यूक्लियर पावर एक इजराइल है, वो भी तो इजराइल ऐसे ही बना है, उन्होंने कहां पे वर्ल्ड घोषित पावर तो नहीं है वो भी, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर फिजल मटेरियल है। तो मुझे लगता है कि इस बात से लेकर ये बात पूरा गेम इकोनॉमिक्स का था और इकोनॉमिक्स का अभी भी है। और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, दिस इज अ वार ऑफ, या फिर ये पूरा गेम कह लो, ये फ्यूचर का ही है, फ्यूचर की चौधराहट का है। देखो, मानना पड़ेगा कि जिसका डोमिनेंस होता है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं चौधराहट, इस डोमिनेंस की कहानी ये है कि आप डोमिनेट करोगे तो पूरे पूरे खित्ते पे आपका एक तरह से आपकी कंडीशंस चलेगी, आपकी मनमानी चलेगी, आपके रेट चलेंगे, आपकी मुद्रा चलेगी और आपका व्यापार आपकी टर्म्स पे होगा। तो अगर ईरान यहाँ बच करता है, ऐसा ईरान का, मुझे लगता है ऐसा ईरान का मानना है कि हमेशा के लिए वो बच कर जाएगा, इसलिए वो अपनी पोजीशंस को इतना हार्ड अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने कह दिया, चौधराहट कौन दिखाना चाह रहा है, कौन चौधरी बनना चाह रहा है, कौन ग्लोबल पुलिसिंग करना चाह रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी चाबी चाहता है, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन राम सर, मुझे ये समझाइएगा, अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें, पिछले दौर की बात था जो है वो फेल हो गई थी, बेनतीजा रही थी, कुछ भी स्पष्ट हो नहीं पाया था, ईरान की तरफ से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था ये भी क्लियर नहीं था, until and unless we got to know JD Vance स्टेटमेंट। हमने अगर उनके स्टेटमेंट नहीं मिला होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि बातचीत या वार्ता किस हद तक रही थी। आप मुझे ये समझाइएगा कि अभी रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करेगा इस वाली वार्ता के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस तरह की जब कभी वार्ताएं होती हैं तो निर्णय एकदम नहीं होता, 3 बैठकें तो होती हैं और इस बीच में अपने अपने जो सुप्रीमो है उनको वो सलाह देते हैं कि भाई इनका ये कहना है, अपना क्या मानना है। एक रेड लाइन हुआ करती है कि इसके नीचे हम नहीं उतरेंगे। ईरान की भी अपनी शर्तें हैं कि उसके नीचे वो नहीं उतरेंगे। और यहाँ स्थिति ये है कि जेडी वेंस के पास क्या इतने अधिकार हैं? वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो हर चीज के लिए ट्रम्प से पूछेंगे और ट्रम्प क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे पूरी दुनिया जानती है। वो अड़े हुए हैं कि घुटने पर आ जाए। अरे घुटने पे क्या आ जाए, जब वहां पर आपका एनरिच्ड यूरेनियम जमीन के नीचे दबा हुआ है और ईरान का कहना है कि भाई आप आइए, देख लीजिए, पहचान लीजिए, आइए के लोगों को भेज दीजिए, बता दीजिए हमारे पास ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे दबा हुआ है, आपने उसको बम्बार्डिंग करके दबा दिया है, आप चाहें तो उसको अपन निकाल सकते हैं। लेकिन एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर इस बात की वो गारंटी देने को तैयार है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, तो 5 साल तक के लिए गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पूरा का पूरा यूरेनियम उनको सौंप दिया जाए। यूरेनियम की जो कॉस्ट है सोने से करीब करीब 1800 गुना ज्यादा है। कोई इतना धन संपत्ति कैसे बिला वजह सौंप देगा? उन्होंने यद्यपि अपने वहाँ के टॉप लीडर्स को मार डाला है और भविष्य में भी टॉप लीडर जो बचे खुचे हैं वो उनके निशाने पर है, मोसाद के। लेकिन इसमें जो भूमिका अदा कर रहे हैं आपके मुल्ला मुनीर, वो निश्चित रूप से कुछ कारगर सिद्ध हो सकेगी अगर समझौता हो गया। और समझौता नहीं हुआ, युद्ध हुआ, तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए मानवता के लिए विनाश का एक कारण होगा। और इस बात की संभावना को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं कि 60% जिसने यूरेनियम एनरिच कर लिया है, तो हो सकता है उसके पास थोड़ा बहुत 90% भी यूरेनियम एनरिच अगर होगा। आपने फिर ये तिकड़ी खोल दिया, आपने फिर और ज्यादा ईरान को अब गिरवा दिया है कि अभी तक तो 60% की बात हो रही थी, हो सकता है कि
एक आधा 90% भी हो, एक गुंजाइश आपने यहाँ पर रख दी है। इंदुकान जी, अगर हम अभी देखें पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को, अभी जैसे राम सर बता भी रहे थे कि अमेरिका इस चीज़ में दिलचस्प है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से बाइफिकेट कर दिया जाए, उसे फुल स्टॉप लगा करके न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द कर दिया जाए, ईरान ना चला पाए, और इसे वो मागा का टाइटल दे रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका पर कोई भी हमला भविष्य में ना हो, इसे इंश्योर करने का एक बहुत बड़ा स्टेप बता रहे हैं। अब मुझे ये समझाइएगा कि अभी इस स्टेप में और यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने में, न्यूक्लियर डस्ट सौंपने में, न्यूक्स ना बनाने में, इन सारी कड़ियों में और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? रितु जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बाबुलंत जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं कि जिस तरह से डिप्लोमेसी में अभी हमारे वरिष्ठ साथी लोग कह रहे थे, डिप्लोमेसी में सब चीज़ें बड़ी शब्दों का बहुत महत्व होता है। किस क्रम से चीज़ें चल रही हैं उसकी गति बहुत मंथर होती, धीमी होती है, और एक एक स्टेप, एक एक शब्द फूंक फूंक कर बोले जाते हैं, रखे जाते हैं। इनमें थोड़ा भी दाएं बाएं चीज़ें हों तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिससेटल्ड हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ अभी जो ये सेकेंड राउंड की बातचीत होने वाली थी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब 11 अप्रैल को 10 अप्रैल को फर्स्ट राउंड की बातचीत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाली थी, हो रही थी, उस दौरान एक असेसमेंट था कि शायद ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच कोई डायरेक्ट बातचीत फर्स्ट राउंड में हो भी ना, केवल वो पाकिस्तानी मध्यस्थों के थ्रू केवल मैसेज का आदान प्रदान होगा। लेकिन ये एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि आफ्टर ऑल जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है पूरी दुनिया का, उसके चलते दोनों डेलीगेशंस ने आमने सामने बैठ करके फर्स्ट इनिशिएटिव में बात कर लिया। ये अपने आप में डिप्लोमेसी में एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और उसके बाद लेकिन जिस तरह से जेडी वांस ने वहाँ से जाने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑलमोस्ट सब चीज़ों को ज़ीरो बता दिया, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकती है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उसमें इस ढंग का विजिबल स्टेप्स नहीं लिया जाता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जब अभी सेकेंड राउंड की बातचीत की बात हो रही थी, पाकिस्तान और कई और देश मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप साहब को ऐसा बकवास करने की आदत है जिसपे एक तरह से पूरी दुनिया आज एग्रीड है कि अगर ये सिचुएशन है तो उसके पीछे सिर्फ ट्रंप कारण, और सिचुएशन डी एस्केलेट नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी ट्रंप ही कारण है। और वो चूंकि ऐसी पोजीशन में है कि उनको कोई आईना दिखाने की स्थिति में नहीं है, न तो कोई वर्ल्ड लीडर, और अमेरिका के अंदर तो आप भूल ही जाइए कि उनको कोई आईना दिखाए कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शोभा नहीं देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो समझने को तैयार नहीं है। अब ये जो राउंड की बातचीत होने वाली थी, आप देखें इसके ठीक पहले जैसे जो मीडिएटर्स ने उनको मैसेज दिया कि यस ईरान हैज़ एग्रीड टू टॉक। अब इतने के बाद वो इतना ओवर रीचिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, वो सीधे कहते हैं कि जी ईरान तैयार हो गया यूरेनियम देने के लिए, ईरान हमारी शर्तें मान लिया, और उसके बाद साथ साथ में एक ईरान जैसा राष्ट्रवादी देश जहाँ पे इस्लाम का इतना इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी एक संस्कृति का इतिहास है, उसमें जब आप ये कहते हैं कि आप वार्ता के लिए बैठो, शर्तों पे साइन करो, अमेरिकी शर्तें मान लो, नहीं तो बम मार के हम आपको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, आ रही हूँ वापस इंदुकान जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच डाउन किया है। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आपका रुक कर रही हूँ। सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, मैं बड़े अंतर से जंग जीत रहा हूँ, हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी मीडिया में झूठी खबरें फैलाई गई थी और ये सीधे सीधे दिखाता है तस्वीर और बताता भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तेहरान को लेकर किस चाल को चलते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा और मेरा भी सवाल ले लीजिए। इसमें अमेरिकी मीडिया झूठी खबरें दिखा रहा है, ये पॉइंट रखना डोनाल्ड ट्रंप का, ये बिलबिलाहट नहीं है तो फिर क्या है? ये दिखा नहीं रहा है कि अंदर देश के भीतर घिर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे अंकों से जीत रहे हैं। कोई गेम मैच थोड़ी हो रहा है, ये जंग है जो कि आप ही ने थोपी है। देखिए रितु जी, ये इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है अपना ऑपरेशन सिंदूर में अगर दो बड़े राइवल्स को, जो दोनों न्यूक्लियर पावर है भारत और पाकिस्तान,
उनको बातचीत के टेबल पर लाने में, मान लीजिए बैकड्रॉप में अमेरिका और भी कई जो अपने मित्र देश हैं उन्होंने सहयोग किया होगा। माना जाता है कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया था सऊदिया को कि हमारी बात करा दी, हम बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा। लेकिन जब दोनों देशों को आप टेबल पे ला देते हैं तो आपको मुंह पे इतना कंट्रोल नहीं है कि आप घोषणा करते हो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हो, कि ये हमने करवा दिया। उसके कारण उसका दंश आज देखिए कि क्या करवा भारत दिया सर? नहीं नहीं, अभी जिस दावे के साथ, जिस एक जुमले के साथ डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में काबिज हुए थे, वो जुमला तो चल नहीं पा रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं कि पीस मेकर से ज्यादा क्योस मेकर ही डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन जंगे ये वेनेजुएला में रिप्रेजेंटेशन को, मादुरो को हाईजैक करके ले जाना, ग्रीनलैंड के लिए इस तरीके की बातें करना। अगर आपको नार्को टेररिज्म पर ही चाबुक चलाना था तो इराक पर क्यों नहीं चलाते हैं? क्यों नहीं चलाते उन देशों पर जो खाड़ी में अभी भी स्थित है, जहां पर अभी भी नार्को टेररिज्म पूरे चरम पर है? डिटेल्स मैं दे सकती हूँ। ग्रीनलैंड को नहीं आपने छोड़ा, आपने क्यूबा को नहीं छोड़ा। क्यूबा के लिए भी अभी पूरा ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं, पूरा प्लान रेडी कर रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ मकसद ये है कि अपने एलाइज को सेफगार्ड कीजिए, एलाइज को साथ रखिए, एलाइज सुरक्षित रहे और सिर्फ वो हाँ में हाँ मिलाते रहे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के। एक सवाल दीवान सर मेरा आपसे इसको लेकर है कि अभी जो हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद में पहली दौर की वार्ता जो हुई, वो हम और आप चर्चा में भी थे उस दौरान जब बातचीत हो रही थी, और उस दौरान भी हमने पूछा भी था, मैंने आपसे जाना भी था कि क्या उम्मीदें करें। इस दफा मैं उम्मीदों से थोड़ा 2 कदम आगे जाती हूँ। ये इस्लामाबाद वाली वार्ता एक्चुअल में पीस टॉक्स है, शांति वार्ता है, या डिप्लोमेटिक ड्रामा है? देखिए, बिल्कुल रितु जी, लग रहा है ये डिप्लोमेटिक ड्रामा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की स्टाइल बड़ी अजब गजब है और इस हिसाब से कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम वॉर जीत गए। अरे जीत गए तो फिर कर क्या रहे हो वहां पे? हमने तो न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दिया था पिछले साल, फिर क्यों मांग रहे हो? तो अजब गजब स्टाइल उनकी है। जो भी कारण हो, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस उनकी कितनी कैसी मुझे समझ नहीं आता है। मैं कल भी शायद आपसे कह रहा था, अमेरिका में ऐसे लोग हैं, मैं गारंटी बोलता हूं, 10 में से 7-8 को, 10 को पकड़ो, बोलो ईरान कहाँ है, वो बगले झांकेंगे। उनको अच्छी चीजें पता नहीं, शायद कनाडा भी पता ना हो जो पड़ोसी उनका देश है। अब उनको दिखाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए, हम जीत रहे हैं, हम तो चाह गए हैं। अरे अब तो कल बोलेंगे नहीं नहीं भीख मांगी है ईरान ने, 2 हफ्ते और बढ़ाओ, और हमने ये बढ़ा बहुत दिया है। दिलचस्प है दीवान सर, अमेरिकन सिटीजन्स को मतलब नहीं है डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ जंग में है। उन्हें मतलब है इन्फ्लेशन से, उन्हें मतलब है महंगाई से। इफ आई एम अच्छा करेक्ट। बोला रितु जी, आपने बहुत अच्छा बोला। पर लीडर का काम नैरेटिव सेट करना भी होता है ना। हमारे देश में भी इलेक्शन के लिए, दुनिया भर की बातों के लिए नैरेटिव सेट करना। वो भीख मांग रहा था, हमने 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि महंगाई हिट करती है, चुभती है हरेक को। पर बातें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी वो 1325 में, मतलब 900, मतलब 701 साल पहले हजरत निजामुद्दीन ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को, हनूज दिल्ली दूरस्त। अभी दिल्ली बहुत दूर है जनाब। वो उसको श्राप दे रहे थे गयासुद्दीन तुगलक को। तो हनूज पर्शियन में है, हनूज दिल्ली दूरस्त। बहुत लंबा टाइम है अभी तो। ये तो ऐसे ही है, बातें हो रही हैं, पर लबो उतरेगी चीज कहाँ? अभी कौन झुकता है पहले? ना तो अमेरिका छोड़ेगा। अब तो एक नई चीज हो गई, ईरान बोलता है आपने हमारे जो उसका जहाज को मार दिया है, उसको कब्जे में रखा है, उसको छोड़िए। अब वो भी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। छोड़ दें तो फिर नाक गिरती है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये अगर नेटो या दूसरी पार्टी मध्यस्थता करने वाली बीच में आती है, पाकिस्तान के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है, ये तो करा नहीं पा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरे मन का खुद का ख्याल है, तो शायद आगे बढ़े। क्योंकि ये तो कहीं बढ़ नहीं रहा है और प्रेशर अमेरिका पे ज्यादा है, ईरान पे भी है, अमेरिका पे ज्यादा है। हजारों मील दूर से आके तुमने अटैक किया, होर्मुज बंद होगी, दुनिया त्रासदी में, और तुम कहते हो नहीं ईरानी पोर्ट पे जा रहा है उसको रोको, बाकी अलाउड है। अरे भाई, गोलियां बरस रही हैं, इंडियन जहाज पे अटैक हो गया, IRGC के 30 टुकड़े हैं, लोकल कमांडर कुछ कर रहा है। इस सूरत हालात में कोई भी अपनी मर्चेंट शिप नहीं भेज सकता है। तो इफेक्टिवली तो बंद हो गया ना। तुमने तो कह दिया ट्रंप ने, हमने तो ईरान को दबाया है।
तो ये चीज मेन है। इस मेन चीज को खोलने के लिए ईरान एक अच्छा सालिस, जिम्मेवार सालिस, जो यूरोपियन नेशंस हैं उनकी 5 देशों की बने कोई टीम, वो कराए। अभी तो कल ठीकरा ठोक देंगे, ये करा नहीं पा रहा है मुनीर, ऐसे ही है तो मेरे को लगता है। नहीं तो ये हटने वाला नहीं है। अभी ओनरशिप पकड़ ली, अभी वो ईरान खोलता है, पहले तुम खोलो फिर हम खोलेंगे। मेन तो अभी हॉर्मुज खोलने की बात है, न्यूक्लियर की बातें वगैरह तो पीछे हट गई हैं, और दुनिया को उसी की बात है, न्यूक्लियर की बातें चलती रहेंगी। और JCPOA तो था ना साइन, ओबामा ने किया था ना 2015 में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जो, वो तो ऑलरेडी साइन किया था। उसके तहत तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, पूरी इंस्पेक्शन भी कर रही थी ईरान के जो पूरे न्यूक्लियर और आपके हिसाब से कौन फिट बैठेगा, किसको जाना चाहिए मीडिएशंस के लिए, JD Vance या कुशनर? फ्रांस, UK, जर्मनी, ये कोई एक और कंट्री, पोलैंड हो या रोमानिया हो, उनको बिठा के, नॉर्वे हो, नॉर्वे तो अच्छा अनुभव उनका है, LTT में दुनिया भर में उन्होंने काम कराए हैं। ऐसे 5 देशों की पार्टी अगर बनती है, वो सालिस जिम्मेवार हैं, उनका वजन है, वो कह सकते हैं, वो बिठा। अभी राउंड क्या ईरान इतना का दम है पाकिस्तान में, इतना डिप्लोमेटिक वेट ही है? बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए वो क्या हो रहा है ना, वो ईरान को बिल्कुल वाजिब दर है, उधर से आप बात करेंगे। इससे पहले वो कागज में शाही सूखी भी नहीं, आपने 26-28 फरवरी को अटैक कर दिया। ईरान क्या तो कह फिर रहा है किस अभी? बेसिस पे, अगर पहली दौर की वार्ता फेल हो गई, वो बेनतीजा रही, तो फिर एक फेल्ड टॉक के बाद हाउ इज इट इन प्रोग्रेस कि पीस इज इन प्रोग्रेस? नहीं, 2 हफ्ते का टाइम दिया ही हुआ है रितु जी, और आदमी होप पे जीता है। पहली बार कुछ बात होगी, किसी को खांसी होगी, जुकाम होगा, जो भी होगा, दोबारा मिल तो रहे, ये अच्छी बात है। पर ये कहीं परवान उतरेगी नहीं मेरी। सर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक वेट ही नहीं है, और दूसरी तरफ हम उम्मीदें भी लगा रहे हैं। ये इंसानी दिमाग कुछ भी सोच सकते हैं हम। नहीं, ये शुरुआत है। एक बड़ी खबर दीवान सर माफी के साथ एक बड़ी खबर यहाँ पर, ट्रंप ने रॉयटर्स से फोन पर बात की है। ईरान के पास परमाणु हथियार का चांस नहीं है, परमाणु हथियार से तबाही हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये रुख है, और यहाँ एक तरफ अपनी जीत को लेकर झंडा बरदार बन रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ परमाणु हथियारों के तबाही को लेकर जिक्र कर रहे हैं। परमाणु हथियार का कोई चांस नहीं है ईरान के पास, इसको लेकर किसी भी कीमत पर अमेरिका इस शर्त पर नहीं मानेगा। SK मलिक सर, कोई चांस नहीं है ईरान के पास परमाणु हथियार का, और ईरान कह रहा है हम तो मानेंगे नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के हिसाब से बंद नहीं करेंगे या किसी के हिसाब से ऑपरेट नहीं करेंगे। अब ये दोनों ही इस इंपॉर्टेंट कड़ी पर आकर अटक चुके हैं। यहाँ ये स्क्रू थोड़ा सा टाइट हो गया, इसे कैसे लूजन अप करें? रितु जी, समाधान जब निकालने की सोचते हैं तो समाधान मिलते हैं। देखिए, जब कोई समस्या आती है ना, इतनी बड़ी समस्या वर्ल्ड के सामने, ये सच में बड़ी समस्या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है। देखिए, यूक्रेन और रशिया चल रहा है, तो वर्ल्ड शुरू में थोड़ा सा प्रभावित हुआ, उसके बाद उसने उसको बिल्ट इन कर लिया, इस फैक्टर को बिल्ट इन कर लिया, और वर्ल्ड मूव ऑन हो गया है। इस इश्यू पर एक खासकर हॉर्मुज का ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये बड़ी खास इसलिए पड़ती है कि जितने जो मेजर GCC कंट्रीज हैं, जो गैस, एनर्जी, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, उसका बहुत बड़ा लार्ज चंक यहां से आता है, ये हम सब जान रहे हैं। अभी ईरान इसी चीज को हथियार बना करके अमेरिका पर एक तरह से काउंटर प्रेशर डाल रहा है, और बार बार डाल रहा है। उसको मालूम है कि अगर उसने हॉर्मुज पर कोई भी समझौता या सॉफ्ट रुख हथियार कर लिया, तो अमेरिका पर प्रेशर डालने का जो हथियार है वो उसके हाथ से फिसल जाएगा। और यही कारण है कि वो इस चीज पर बिल्कुल भी बातचीत का कोई भी मतलब इस पर समझौता नहीं करना चाहता, बच नहीं करना चाहता। दूसरा, हॉर्मुज पर कोई भी बात अगर सॉफ्ट फॉर्म में उसने कर ली तो फ्यूचर तय हो जाएगा, और उसके बाद से जितने जो सऊदी अरेबिया और बहरीन नीचे तक कंट्री, GCC कंट्री 7 कंट्रीज हैं, इन सब का वो नहीं चाहता कि इनको अपर हैंड मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इतनी बड़ी समस्या आई है यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ईरान चाहे तो एक लीड लेकर सच में अपने आप को एक लीडर की तरह अपने आप को स्थापित भी कर सकता है, इन कंट्रीज के साथ बातचीत करके इनको अपनी तरफ से कोई भी फ्यूचर में अटैक करने की या उनको सुरक्षा की गारंटी देकर
अपने पक्ष में ला सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रेशर बनाने के लिए इन पर भरपूर अटैक किए हैं, इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को तोड़ा है। और जैसा कि एनर्जी के एक्सपर्ट का दावा है कि डैमेज बहुत है, कई कई साल लगेंगे उनको वापस उसी शेप में लाने के लिए, उसी कैपेसिटी पर को बिल्डअप करने के लिए। तो ईरान यहां पर अगर चाहे तो अमेरिका पर फोकस ना करके अमेरिका को साइडलाइन करने का दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि अरब कंट्रीज के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ एक वार्तालाप का दौर पैरेलली शुरू करे। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि जो ये बातचीत, ये वार्तालाप का दौर घोषित करते रहते हैं, इससे पहले पर्दे के पीछे बहुत सारी कार्रवाई होती है। राम सर बैठे हैं, मुझसे बहुत, हमसे इन बातों में बहुत सीनियर है, जानते हैं विदेश की चीजों को, विदेश मामलों की। तो देखिए, जब भी कोई वार्ता होती है उसके पीछे बहुत बड़ा उसकी सक्सेस का फैक्टर होता है कि बैकडोर चैनल पर, यानी जो सामने नहीं आई है मीडिया में, उन पर क्या क्या बातें तय गई। दोनों देशों के प्रतिनिधि चुपचाप कहीं बैठकर उन्होंने अपनी समस्याओं को पहले डिस्कस किया है, क्या वर्केबल है और क्या नॉन नेगोशिएबल है। आप उन कह रहे चीजों हैं पर कि क्या वर्केबल है, क्या कौन कौन से वो पॉइंटर्स है जहां पर थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं बनती है, या एक सॉफ्ट इसमें कॉम्प्रोमाइजल स्टेट नहीं बनता है। एक सवाल राम सर से ही मेरा रहेगा। राम सर, मुझे बताइएगा, ये मीडिएशंस, ये चर्चा, ये वार्ता, इन टॉक्स में डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी है, लाइक इजराइल, लाइक गल्फ कंट्रीज, लाइक अदर पीपल हु आर इन द मीडिया, इन द कॉन्वर्जेशन, और वो स्टेट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, इनका इन्फ्लुएंस डॉक्यूमेंटेड है, इनफॉर्मल प्रेशर के रूप में काम कर रहा है, या ये जबरदस्ती का थोपा गया है? देखिए, जबरदस्ती तो कोई चीज थोपी नहीं जा सकती है। रहा सवाल ये, जो बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है वो निश्चित रूप से लेबनान और इजराइल के बीच में जो झड़प चल रही है उसके लिए वाशिंगटन में आज जो फिर से बैठक हो रही है। निश्चित रूप से अब इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसने जितना इलाका दक्षिण लेबनान का अपने कब्जे में कर लिया है वो उसके देश में शामिल कर लेगा, लेकिन भविष्य बताएगा क्या हो सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि ईरान की ये मजबूत बात है कि वो हिजबुल्लाह को, हूतीज को वो नष्ट नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसके दोनों हाथ हैं, ताकतवर हैं और इजराइल के विरुद्ध रहे हैं। लेकिन वो डिप्लोमेटिक चैनल पर इजराइल के विरुद्ध ईरान इस समय पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और अरब के दूसरे खाड़ी के देशों को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आपके यहाँ से जो अमेरिका के जो बेसेज हैं इनको खत्म करिएगा, वो सुरक्षा की गारंटी देगा, उन पर आक्रमण नहीं करेगा। और ये एक इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर आपस में शिया और सुन्नी को लड़ाओ और तेल लूट कर ले जाओ, ये जो पॉलिसी है इसके बारे में वहां पर कूटनीतिक क्षेत्रों में काफी चर्चा हो रही है। रहा सवाल ये कि भविष्य में क्या होगा। कल जैसे वो तारीख खत्म हो जाएगी सीजफायर की, कुलभूषण साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि निश्चित रूप से ये तारीख बढ़ सकती है। तारीख बढ़े या ना बढ़े, लेकिन फिलहाल जो अमेरिकन बैरिकेड लगे हुए हैं, जो उन्होंने वहां पर जहाजों का आना जाना बंद कर दिया है, उनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। इसके बगैर ईरान आगे किसी तरह की चर्चा नहीं करेगा। अब चर्चा करेगा भी तो निर्णय नहीं पहुंच पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय, जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका में पूर्व सैनिकों के प्रदर्शन हो रहा है वाशिंगटन में। वो युद्ध नहीं चाहते। युद्ध कौन चाहता है? क्या राम सर, सैंक्शंस का क्या वो फेज्ड होंगे या फिर सीधे सीधे हम क्या फ्रंट रिलीफ के तौर पर काम करेंगे? देखिए, उनको रिलीज तो करना पड़ेगा। उन्होंने जिनको पकड़ रखा है उनको छोड़ना पड़ेगा, जहाज को भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बगैर ईरान आगे कोई बात ही नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता, वो टोकन जरूर है पर बड़ा इफेक्टिव है कूटनीतिक भाषा के अंतर्गत। क्या अमेरिका को जब तक नीचे नहीं झुकेगा थोड़ा बहुत, तब तक आगे बात कैसे चलेगी? ठीक है, वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये उनका चरित्र बताता है, राष्ट्रीय चरित्र है। अभी तक तो वहां पर महिलाएं विरुद्ध थी और इसलिए विरुद्ध थी, उन्होंने आंदोलन भी किया था, उनको दबा दिया गया। लेकिन आज महिलाएं खुलकर जो है अपने देश के समर्थन में आ गई हैं। उनको लगा है कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। देश कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उस पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो वो सहन नहीं करेगा। वो आक्रमण की असली मंशा क्या है? तेल का लूटना। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय डकैती का ये प्रतीक है। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। ईरान ने पहले हमला नहीं किया है। हमला किसने किया? अमेरिका ने किया। क्यों किया है? बहानेबाजी। क्या परमाणु शस्त्र न बना लें? अरे, आपने इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया था, तब कहा था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। निकले क्या? नहीं निकले। आपने लीबिया को क्यों खत्म किया? कि उससे आपको क्या फायदा था?
आपने वेनेजुएला पर कब्जा क्यों कर लिया? इनडायरेक्टली कब्जा किया है। अब वेनेजुएला का तेल अमेरिकन कंपनियां अपना कमीशन खाकर दुनिया को बेच रही हैं। अभी आप जो है क्यूबा को हड़पने वाले हैं, आप रेयर अर्थ एलिमेंट का बहाना बनाकर ग्रीनलैंड को खत्म करने वाले हैं, और इधर तो आपने नाइजीरिया पर तो अपनी आपको नजर डाल उनकी रखी है, नियत उनसे पर कहते हैं। आपको नियत में खोट लग रहा है, दैट्स दी मुझे नहीं लग रहा, पूरी दुनिया को लग रहा है कि अमेरिका इस समय तेल का भूखा है। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का फार्मूला नहीं लगा रहा है, वो जो है मेक ट्रम्प एम्पायर ग्रेट अगेन। अन्यथा इस समय ट्रम्प के दामाद का क्या रोल था? क्या वो राजनीतिज्ञ हैं? क्या किसी सरकारी पद पर हैं? लेकिन समझौता वार्ता में उनको भेजा गया। इससे मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ट्रम्प की पर्सनल गिर्ज के साथ हो रहा है। उनकी अपनी एक, जिसको कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि सदिच्छा तो नहीं कह सकते, उनकी जिद के कारण हो रहा है। बहुत ठोस है, बहुत पुख्ता तौर पर प्रमाणित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए, अपने एम्पायर को और ज्यादा सजाने के लिए, उसे दुरुस्त करने के लिए और उसे टेक इन चार्ज वाला एक रवैया दिखाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अग्रसर है। ये मागा ना होकर के ट्रंप के लिए ज्यादा वर्क कर रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद इंदु कांजी का रुख करते हैं। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, हॉर्मूज से हवाजाही पर बड़ी खबर है। 12 घंटे में हॉर्मूज में 3 जहाज गुजरे हैं। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया, 2 जहाज हॉर्मूज होकर के फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। यानी कि लगातार नजर निगरानी यहाँ पर बनी हुई। और संख्या आप देखिए, 3 जहाज बीते 12 घंटे में गुजर पाए हैं। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया था और ये आंकड़ा 800 या 700 के पार रहा करता था, और आज की तारीख में 3 जो जहाज है वो फारस की खाड़ी को क्रॉस कर पाए। इसी पर सवाल मेरा इंदु कांजी से। बात हम करते हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, इंदु कांजी, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रीजन्स को लेकर जब भी हम बात करते हैं, ट्रेड रूट्स को लेकर बात करते हैं, और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो अभी इस वक्त टॉप प्रायोरिटियों में से है इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप के भी और ईरान की भी। ईरान उसे अगर कहा जाए इस नीति के तहत यूज कर रहा है कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया जाए। अब हॉर्मूज को रोक कर, उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर, डोनाल्ड ट्रंप को जो ना चाहे वो मनवाया जा रहा है। अब अगर इसमें मैं सीधे सीधे पूछूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ और सिर्फ ईरान का नहीं, या फिर इजराइल अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। 20% व्यापार यहाँ से गुजरता है। तो सवाल क्लियर यही कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए उस सप्लाई चेन को किसी भी तरीके से बाधित ना होने दिया जाए, इसको लेकर कि क्या कोई जॉइंट प्लान पेट्रोलिंग को लेकर रखा जा सकता है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है क्या? आपका बहुत अच्छा सवाल है ऋतु जी, लेकिन अभी ये कोई मेजर कंसर्न अमेरिका के लिए है ही नहीं। जैसा आपके अन्य विशेषज्ञों ने बताया, अमेरिका की पूरी जो प्लानिंग है वो ये है कि किसी भी तरह से वो दुनिया को ये दिखाए और अपने देश की जनता को एड्रेस करे कि हमने ईरान से उसका न्यूक्लियर मटेरियल ले लिया। लेकिन आप देखिए उनकी पोजीशन में ट्रंप की कितना फ्लिप फ्लॉप है। बिल्कुल ठीक कर रहे थे आपके कमांडर साहब कि एक आप कह रहे थे कि पिछले साल जून में ही अटैक में हमने न्यूक्लियर मटेरियल खत्म कर दिया ईरान का, और आज आप वो मांग रहे हैं। तो मतलब आप तब सही थे या अब सही हैं? अब इसके बाद जब आप बातचीत के टेबल पे आने की बात होती है तो कहते हैं कि ईरान तैयार हो गया सारा मटेरियल देने के लिए। तो अब सही बोल रहे हैं कि तब सही बोल रहे थे? अब मटेरियल देने के लिए अगर मान लीजिए परोक्ष रूप से ईरान ने कहा भी हो, भाई इस पूरे मामले में अब ट्रंप की इज्जत अगर बचानी हो तो एक ही सबसे बड़ा इशू है कि भाई हम न्यूक्लियर मटेरियल हमने ईरान से ले लिया ऑफिशियली, और उसकी बड़ी बड़ी पिक्चर दुनिया में चलवा देंगे, वीडियो चलवा देंगे, ये ट्रांसफर हो रहा है। और उनकी पूरी की पूरी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी वो अपने को बोलेंगे हमने अपना काम कर लिया। लेकिन और उन्होंने बार बार कहा है कि हॉर्मूज से हमारा लेना देना नहीं है। अब देखिए 2 बड़ी चीजें हैं। ईरान मोटे तौर पर
इस चीज के लिए एग्रीड भी हो सकता है कि हाँ जी न्यूक्लियर मटेरियल या सर इसे न्यूक्लियर कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। एक बड़ी खबर सामने आ रही, माफी के साथ रोक रही हूँ, बड़ी जानकारी। इस वक्त इजराइल और लेबनान के बीच फिर से बातचीत होगी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, यहाँ बातचीत को लेकर के रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की मेजबानी में इजराइल और लेबनान की बैठक। इसमें बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर वॉशिंगटन डीसी में राजदूत स्तर की वार्ता होगी और इसके जरिए मसले का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। अगर मोटा मोटी इस बात का लबोलुआब निकाले तो इजराइल और लेबनान के बीच से फिर से बातचीत हो सकती है और बातचीत के जरिए मेजबानी यहाँ पर अमेरिका करते हुए ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि इन हालातों को कैसे काउंटर किया जाए। जो सीजफायर अभी लागू था, जो सीजफायर था, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और तस्वीर उस वक्त किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही, वॉशिंगटन डीसी में जब राजदूत स्तर की एम्बेसडर लेवल की ये मीटिंग होती है तो इस वक्त की तस्वीर कैसी रहेगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी, मेरी कोलीग न्यूज़ रूम से गीतू ज्वाइन करेगी। गीतू, हम अगर बात करें इस एम्बेसडर लेवल की टॉक्स को लेकर, एक तो बातचीत इस्लामाबाद के लिए प्रस्तावित है और एक यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में जहाँ पर लेबनान और इजराइल के मैटर को रखा जाएगा। अभी सीज फायर को लेकर जिक्र हो रहा था, अब सीज फायर के बाद आगे क्या? देखिए, यहाँ पर अगर ये वार्ता होती है, सफल होती है, तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। इजराइल और लेबनान को लेकर एक ऐसा मुद्दा फंसा हुआ है जिसमें जिस तरह से इजराइल लेबनान पर बार बार हमले कर रहा है और ऐसे में सेकंड राउंड ऑफ पीस की अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद में जो होने जा रही है, हालांकि भी इस पर संशय बरकरार है, तो यहाँ पर जो बड़ी कंडीशन है वो यही रखी गई थी ईरान की तरफ से कि आप लेबनान पर हमले रोकें। और अगर ये टॉक हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में सफल रहती है तो बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है, बहुत रास्ते खुल सकते हैं। ईरान का जो परसेप्शन है वो थोड़ा बदल सकता है, यानी कि ईरान के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अगर ये शॉर्टी हो जाए कि इजराइल अब लेबनान पर हमले नहीं करेगा तो एक तरह से यहाँ पर जो वार्ता है अमेरिका और ईरान की, उसमें भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस वक्त जो दिख रहा है, अमेरिका का जो दबदबा है, जो दादागिरी है, वो ईरान को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और ऐसे में लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पर ईरान जो है अब हमला कर सकता है, ऐसी तैयारी वो कर रहा है। और ऐसे में संशय के बादल लगातार मंडरा रहे हैं कि दूसरे दौर की वार्ता इस्लामाबाद में होगी भी या नहीं होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ऋतु अपने दर्शकों को जरा हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूएस ईरान की बातचीत से पहले ये बड़ी खबर मानी जा रही है जहाँ पर बड़े हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार जो बयान सामने आ रहे थे ट्रंप के, उसके बाद ये बड़े हमले की तैयारी करता हुआ ईरान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईरान के निशाने पर ऑयल फैसिलिटीज भी हो सकती है। ये बड़ी खबर कि बड़े हमले की तैयारी ईरान कर सकता है, होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर सकता है ईरान और दुनिया के 32% तेल सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा। तो ये बड़ी जानकारी है कि ईरान आखिर किस तरह से तैयारी कर रहा है और कितना बड़ा असर जो है पूरे विश्व पर पड़ सकता है। होर्मुज में अभी सिर्फ ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर सिर्फ आप टोल वसूलेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से अगर ये बंद हो जाएगा ऋतु, तो एक बहुत बड़ा और व्यापक असर इसका दिखाई देगा। बिल्कुल गीतू, और हमारे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है। दीवान सर, आपसे मेरा सवाल ये कि अभी तो बात हो रही है एम्बेसडर लेवल टॉक्स को लेकर और ये सिनारियो लेबनान और इजराइल की कंडीशन को लेकर इम्पोर्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, क्या इंटेंसिटी होगी और कितनी ज़्यादा पुख्ता अगर कहा जाए, इसे माना जाए कि इस वार्ता के बाद ये चीज़ें जो है थोड़ी सी सुदृढ़ होगी, क्योंकि अमेरिका खुद बीच में आया है और बीच में मीडिएशंस को लेकर के उसका रुख है, ये बताइएगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, इसे रिवाइव करने के लिए क्या एक प्लान का ये नमूना रखना मात्र है कि आप टॉक्स करिए, लेकिन हमारी कोशिश जो प्लान था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसे वापस एक नया रूप देना है, उसे एक नया फ्रेमवर्क देना है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत अच्छा सवाल है ऋतु जी। पहले तो ये जो अमेरिका में हो रही है, वॉशिंगटन में हो रही है, इजराइल और लेबनान के बीच में, पिछले हफ्ते भी हुई है, ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आता है, इजराइल को दुख लेबनान से थोड़ी है, उसको तो दुख हिजबुल्लाह से है। और हिजबुल्लाह को भी, हिजबुल्लाह तो जैसे अली लश्कर तोयबा है पाकिस्तान में, हिजबुल्लाह तो वही स्टेटस है लेबनान में उसका। तो ये मालूम नहीं क्या होता है, ये तो गोलमोल बात है। ये तो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं ईरान को खुश करने के लिए। ईरान इन बातों पे खुश होने वाला नहीं। ईरान का क्लियर कट है, हमारे 3 एज जो हैं आप उन पे अटैक रोकेंगे। दूसरी बात, मैं आपकी आवाज इस JCPOA पे आऊं, आदरणीय डॉक्टर दीक्षित साहब,
आपने कहा कि ये मतलब आपस में अमेरिका कह दे भी हमें न्यूक्लियर मिसाइल मटेरियल मिल गया है ईरान से, ऐसा कहेगा तो ईरान तो उसको चबा के खा जाएगा। पब्लिक कहते वो हार गए तो भगोड़े हैं। और दूसरी बात, मेन तो अभी मुद्दा होर्मुज का ही है, और होर्मुज खोलने के लिए क्या हो रहा है। और आप कह रहे हैं ना अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है होर्मुज खोले न खुले, क्षमा करें, जो 20% सप्लाई, अभी तो गीतू जी ने बोल दिया 32%, मैं देखूंगा कैसे बोला इन्होंने। 20% सप्लाई 200 बिलियन बैरल खपत होती है साल में दुनिया में ऑयल की। 20% अगर बाधित हो जाए तो रेट बढ़ेंगे, और जब रेट बढ़ेंगे तो पेट्रोल के दाम तो वहां भी बढ़ रहे हैं ना। आपने बोला ना तो जी रिसेशन हो रही है अमेरिका में, वहां भी बढ़ रहे हैं, रेट दाम बढ़ रहे हैं। और वो क्यों? और $5 पर गैलन हो चुका है, लेकिन पहले दीवान 2 था सर, वो क्या लगभग। ईरान ऐसा कर पाएगा? ये पॉसिबल है कि वो पूरे हॉर्मुज को बंद कर दे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या इतना दबदबा ईरान कायम कर सकता है? नहीं, मैं बता रहा हूं, ये एक तो खाली प्रेशर टेक्निक्स हो सकती है, जैसे ट्रम्प कहते हैं हम उड़ा देंगे, ईरान आपको उड़ा देंगे, ईरान भी कह रहा है पूरा बंद कर देंगे। और ये, पर मैं ये कहना चाह रहा था कि बंद करने के लिए वो एक कहावत है अंग्रेजी में, व्हेन एलिफेंट्स होते हैं ना, वो ऊंचे लेवल पे काम करते हैं, व्हेन दे मेक लव और व्हेन दे मेक वॉर द ग्रास इज बगर्ड। तो हम सब लोग ग्रास हैं, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये आपस में लड़े या प्यार कर मोहब्बत करें, हमको तकलीफ होने वाली है। एनीवे वो तो नौबत नहीं करने वाले। पर सवाल ये है कि मेन चीज वही है, खुलना हॉर्मुज का, क्योंकि वही शुरू में दुखती न गए, बाकी तो बातें धीरे धीरे आएंगी ठीक। और दूसरी बात यह है कि जो आप जेसीपीओ का पूछा ऋतु जी, उस पॉइंट में मैं आऊं, ये 2015 में ओबामा ने किया था ईरान के साथ बड़े लंबे नेगोशिएशन के बाद। और जो 2017 में जो फर्स्ट टर्म थी ट्रम्प की, जब वो आए थे गद्दी में, उन्होंने कह दिया पहले ही नहीं हटा नहीं, दिया था, अमेरिका को साइड कर लिया था। हाँ नहीं, तो बहुत झूठ है, बहुत छूट दे रखी है आपने, दबाओ इसको। तो वो मैं कहता हूं वो भी नहीं मिलेगा अभी ईरान से उनको। क्यों? अब तो ईरान को पक्का अरे पता नहीं, है। तो फिर ये रजीम, मुझे ये समझाइए ना दीवान सर, आप कह रहे हैं कि पहले ही ट्रम्प ने, पहले ही जब वो आए थे सत्ता में, उसी दौरान साइड कर लिया था अमेरिका को। लेकिन फिर तो ये इस नजरिए से भी देखा जाएगा कि आप तो रजीम के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, आपकी पुरानी सत्ताओं के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो फैसले लिए गए वो भी गलत लिए गए फिर तो। नहीं, वो तो कहते हैं बाइडेन पागल था, ओबामा पागल था, क्लिंटन चोर था, जो भी है वो तो कहते ही हैं, वो तो खुल के कहते हैं। और 17 में उन्होंने कह दिया नहीं नहीं आपने बहुत छूट दी ईरान को। जनाब अब तो ईरान देखिए, अगर ईरान को पक्का पता है, अगर जो अटैक 28 फरवरी को हुआ है, अयुतुल्ला का मार दिया है, हम भूल रहे हैं अयुतुल्ला जो है जैसे पोप है क्रिश्चियन वर्ल्ड का, एशिया वर्ल्ड का अयुतुल्ला है, उसको उड़ा दिया आपने। अब ईरान जानता है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होता, अमेरिका ये काम 28 फरवरी को ना करता, तो अब तो बना के छोड़ेंगे न्यूक्लियर, किसी की बात मानने वाले नहीं। तो ये और माना सबसे जाए बड़ी दीवान बात, सर कि दूसरे सबसे दौर बड़ी की जो बात, शांति चीन तो वार्ता है, है चीन। बहुत हद तक अटक सकती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। तो दक्षिणी लेबनान के खिगाम में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। ये जगह है खियाम, जहां पर इजरायली सेना का हमला देखने को मिला है। ड्रोन से मरकावा टैंक को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर, आईडीएफ को बड़ा नुकसान होने की खबर यहाँ पर मिल रही है। इजरायल लेबनान फ्रंट पर हालात गरमाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी। हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। तो राम सर, जहां पर शांति की बात की जाती है, वहां पर ये बड़ा अटैक आप कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है कभी इजरायल और लेबनान के बीच? शांति स्थापित गाजा में कर दी गई है समझौता होने के बाद। इसके बाद भी कल वहां पर जो है अटैक किया गया, कई लोग मारे गए। तो ये तो दिखाने की चीजें हैं। असली में उनको जहां भी शक होता है कि यहाँ हमारे दुश्मन छुपे हैं, वहां जाकर मारते हैं। सम्राट को नहीं दोष कुसाई, आज पूरी दुनिया में जो है विशेषकर भारत में विरोधी दल के नेता अलाय बना मलाई की लड़ाई तो हमने शुरू से ही देख ली है। अब मुझे जरा उस डेटरेंस थियोरी पर बताइएगा कि अगर डेटरेंस थियोरी के हिसाब से देखें तो एक क्रेडिबल थ्रेट बनाकर रखना, ये दोनों तरफ से इस चाल को चला जा रहा है क्या कि एक क्रेडिबल थ्रेट मेंटेन रखिए ताकि आपके डायलॉग्स आगे चलते रहे और डायलॉग के जरिए ही डिले करते रहे? बिल्कुल यही हो रहा है। देखिए ना क्या हो रहा है, ईरान ने अभी पलटवार क्यों किया है? इसीलिए किया है कि जिससे कि जब अमेरिका जो है हमारे जहाज को पकड़ सकता है, बता सकता है कि हमारी ताकत क्या है, तो वो भी अपनी ताकत दिखाएगा। उसने तो क्लियर कट कहा है कि हम जो है उन चीजों का उपयोग करेंगे जिनको कि अभी अमेरिका ने देखा भी नहीं है। तो उनके पास क्या है, क्या हो सकता है? या तो केमिकल वेपन्स हो सकता है जो चाइना ने दिया हो, या जैसे नर्व गैस वगैरह का कुछ हो वो हो सकता है, या फिर अधिक से अधिक
कुछ जो डर्टी बम हुआ करते हैं, डर्टी बम का मतलब ये कम ताकत का, नहीं, कम डर्टी बम से एनरिचमेंट आपका का। अर्थ क्या है? नहीं, डर्टी बम कौन सा है, जो यूएस यूज कर रहा है या ईरान यूज कर रहा है, या वो देखो ईरान भी proxies कर पे जो चल सकता रहे है हैं? कि जब उसके पास 60% जो है एनरिच यूरेनियम है और अभी उसके कब्जे में है, अगर ये सही माना जाए 450 केजी है, उसमें से अगर 10 केजी भी उसने अरे तो आपने तो ये भी कह दिया यूरेनियम कि हो लेकर, सकता है अभी तक तो 60% वाले इनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है, और हो सकता है कि 90% भी यूरेनियम एनरिच करके रखा हो उन्होंने छुपाकर अपने स्टॉक में। जो 60 एनरिच कर सकता है वो 90 क्यों नहीं कर सकता? काफी लंबे समय से कर रहा है। अब रहा सवाल, अभी तक उसने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए कि IAEA के एजेंट्स वहां मौजूद हैं, हाँ। वो उनको उसने इंस्पेक्शन करा और दिया सर है। आपके लेकिन तजुर्बे कोई को भी भी देश सलाम है, अपनी क्योंकि आप रक्षा के- बता रहे हैं जिस तरीके से उसको लेकर डिटेल्स भी दे रहे हैं, पुराने जो इतिहास में हमने तस्वीर देखी है। इसके मलिक सर, एक लास्ट रिएक्शन की डिप्लोमेटिक डिले है डायलॉग के नाम पर, क्या ये सुनो? एग्जैक्टली जो आपने पहला वर्ड किया, इसे टैक्टिकल डिले, और मैं इस बात को पिछले 10 दिन से बोल रहा हूं कि ये दोनों टाइम बाइंग किए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को रीऑर्ग कर रहे हैं और अब मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, उसको रीऑर्ग करें, इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। और रही बात ये है कि देखिए एक बात है, अभी आई थिंक लर्नेड वक्ता बोल रहे थे, मैं कहता हूं कि युद्ध ईरान के ऊपर नहीं हुआ, युद्ध ईरान ने अक्टूबर 23 में शुरू किया था। और मैं इस यानी बात कि को अभी ये देखना होगा कि अब ये दूसरे दौर की जो वार्ता होती है कितनी ज्यादा कारगर होती है, और अगर ग्लोबल प्लेयर खुद को पाकिस्तान बताता है तो ये ग्लोबल प्लेइंग का जो नमूना वो दिखाता है इस दौर की वार्ता में, वो क्या एक्सपोज होगा या सच में कुछ बड़ा कर दिखाएगा जो अपनी आवाम को दिखाना भी चाहता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हुए। गीतू आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।